हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑप्टिक चैनल पर, जहां हम आपको सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जल्दी बच्चों इस चैनल पर कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। चलिए बेटा, हमने यूपी बोर्ड की क्लास में लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोलरता और मोललता हमने जानी थी। आज हम यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में। किसके बारे में बेटा? मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मोल प्रभाज। बेटा मोल प्रभाज क्या होता है? अगर देखें हम मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज की अगर डेफिनेशन समझें तो किसी विलयन में उपस्थित, क्या बोल सकते हैं बेटा? किसी विलयन में, किसी विलयन में मैं अब इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा किसी विलयन में उपस्थित इसको हटा देते हैं बेटा थोड़ा सा। किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के विलय तथा विलायक के विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है, मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या है? मोल प्रभाज की डेफिनेशन है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में किसी घटक के मोल का अनुपात कुल मोल के साथ जो होता है उसको मोल प्रभाज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल का अनुपात, जो मोल का अनुपात होता है कुल मोलों की संख्या के साथ, उसको हम कहते हैं बेटा क्या? मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोल प्रभाज कहते हैं। या सीधी सीधी डेफिनेशन समझेंगे मोल प्रभाज की क्या होती है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बेटा, मोल प्रभाज हम कहते हैं। अब आगे बेटा चलते हैं, इसमें आगे क्या होता है आगे देखते हैं। ये जो मोल प्रभाज होता है ये द्विघटक विलयन होता है बेटा। कैसा होता है? द्विघटक विलयन होता है। द्विघटक विलयन होता है। इसमें दो घटक पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कितने घटक पाए जाते हैं? दो घटक पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो घटक हैं हमारे पास में, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो घटक हैं भाई। जो विलयन होता है हमारा वो द्विघटक होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? ए और बी। ए मान लो विलय है, ए मान लो विलायक है और बी मान लो क्या है? विलय है। ठीक है बेटा, बी क्या है? विलय है।
अब यहाँ पर जो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पर मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए विलय का मोल प्रभाज निकालना है हमें, या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। मान लो ए का हमें मोल प्रभाज निकालना है। किसका बेटा? ए का हमें मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? क्या होता है मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला? जैसे मान लो ये एक्स ए, किसी किसी बुक में जीटा भी आपको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक्स ए मानी। तो मान लीजिए एक्स ए का आपको मोल प्रभाज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे मोल प्रभाज? इसका ऊपर रखेंगे बेटा किसके मोल? ए के मोल। नीचे किसके मोल रखेंगे? दोनों के टोटल मोल हम यहाँ पर रख देंगे बेटा। ठीक है, दोनों के टोटल मोल हम यहाँ पर रख देंगे। सही है। ऊपर हमें निकालना होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं ऊपर उसके मोल रखते हैं, और नीचे हमारे पास जितने घटक होंगे ए बी सी या डी तक घटक होंगे हमारे, तो Na प्लस NB प्लस NC, मतलब नीचे कुल मोलों की संख्या हम रख देंगे और ऊपर वो मोल रखेंगे जो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, जिसका मोल प्रभाज हम निकालते हैं। ऐसे ही मान लो हमें किसका मोल प्रभाज निकालना है, ऐसे ही हमें मान लो B का मोल प्रभाज निकालना है। तो B का मोल प्रभाज निकालेंगे बेटा, तो ऊपर किसके मोल रखेंगे? B के मोल रखेंगे, और नीचे हम टोटल मोल रखेंगे, मतलब जितने भी घटक होंगे हमारे पास में उनके मोल हम यहाँ पर रख देंगे बेटा। ठीक है, उनके मोल हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ये फॉर्मूले देखते हैं। तो मान लो ए का मोल प्रभाज आपको निकालना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ऊपर ए के मोल और नीचे दो जितने भी हमारे पास घटक हैं उनके मोलों का जोड़ रख देंगे हम। यहाँ पे बी का मोल प्रभाज निकालना है, तो बी के मोल रख दिए, नीचे दोनों सबके जितने भी हमारे पास घटक है उनके मोलों का जोड़ रख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मोल प्रभाज हम निकालते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है, क्या होती है बेटा? एक महत्वपूर्ण बात हमारे पास में ये होती है कि यहाँ पर जितने भी घटक होते हैं, मान लो अभी हमने दो घटक लिए, तो दोनों घटक के मोल प्रभाज आपने निकाल लिए। उन दोनों घटक के मोल प्रभाज का अगर हम सम करेंगे बेटा, तो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ये महत्वपूर्ण बात होती है बेटा यहाँ पर। ठीक है, 1 निकल के आता है। ठीक है, कैसा निकल के आता है? 1 निकल के आता है। ठीक है बच्चों, कैसा निकल के आता है? 1 निकल के आता है। ये ये 1 निकल के आता है। एक मिनट जाओ बच्चों, ये थोड़ा परेशान कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देख लेते हैं, अभी सही हो जाएगा ये थोड़ी देर में। चलिए, कितना निकल के आया बेटा? 1 निकल के आया। ये थोड़ा परेशान कर रहा है। ये कितना निकल के आया? 1 निकल के आया बच्चों। तो मोल प्रभाज ए और मोल प्रभाज बी के घटक का अगर हम सम करते हैं तो कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। अगर 1 आ रहा है तो बेटा आपका आंसर सही होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो कुछ विशेषताएं देख लेते हैं मोल प्रभाज की क्या होती हैं। कुछ विशेषताएं मोल प्रभाज की क्या होंगी, क्या होती हैं विशेषताएं मोल प्रभाज की? मान लीजिए, मान लो कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, है ना। अगर हम देखें, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटे। ठीक है, ये चीज़ है। और ये तापमान बदलने से ये नहीं बदलता बेटा। ठीक है ना। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें इसमें, तो तापमान, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है बेटा, इसको ध्यान रखना। तापमान बदलने
से नहीं बदलता, नहीं बदलता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती और तापमान बदलने से ये बेटा नहीं बदलता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये मूल प्रभाज होता है। कि मूल प्रभाज क्या होता है बेटे, अभी हमने देखा। क्या देखा मूल प्रभाज के बारे में? देखो मूल प्रभाज क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। विलय तथा विलायक की जगह आप घटक भी लिख सकते हैं। घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कुल मोल के साथ में, ठीक है क्या कहते हैं उसको? मूल प्रभाज कहते हैं। अगर विलयन द्वि घटक हो हमारे पास बेटा, कैसा हो? द्वि घटक हो, तो उसमें दो घटक होंगे ए और बी, है ना। ए मान लो विलय हो गया, बी मान लो विलायक हो गया, तो आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए के मोल के ऊपर नीचे कुल मोल। तो वही तो बोला किसी विलयन में उपस्थित घटकों के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं हम? देखो अनुपात आ रहा है ना, मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब मान लो मोल प्रभाज ए और अब मैंने क्या बताया बेटा? मैंने यही तो बताया कि मान लीजिए यहाँ पर जिसका ये मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर रख दिया। यहाँ पे ए का मोल प्रभाज निकाला, ए के मोल को ऊपर रख दिया। बी का मोल प्रभाज निकाला, बी के मोल को ऊपर रख दिया, और नीचे कुल मोलों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर। अब मान लो मोल प्रभाज ए और मोल प्रभाज बी को हम ऐड करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, और तापमान बदलने से ये नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, तापमान बदलने से ये नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखनी है। आइए अब इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल बेटे क्या होंगे इसके पास अगर हम चलें तो? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर हम लें, एक क्वेश्चन लें कि 18 ग्राम जल और 46 ग्राम 18 ग्राम जल और बेटा 46 ग्राम इथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। ये कह रहा है कि 18 ग्राम जल एवं 40 ग्राम क्या है बेटा? 40 ग्राम एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक है बेटा, इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। 18 ग्राम जल एवं 40 ग्राम इथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो यहां पर बेटा मोल नहीं दे रखे हैं, यहां पर क्या दे रखा है आपको? वेट दे रखा है सीधे। देखो ये वेट दे रखा है ना 18 ग्राम जल, यहाँ भी आपका वेट दे रखा है ना, ये 46 ग्राम इथेनॉल, तो यहाँ पर वेट दे रखा है। तो वेट निकालने से, वेट दे रखा है तो मोल प्रभाज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? मोल निकालेंगे। तो मोल निकालना सीखते हैं। तो मोल का हमने वीडियो बनाया आपके लिए, आप जाके देखिए। तो कितने ग्राम है वर्ण बेटा? जल को हमने मान लिया क्या? जल को हमने मान लिया, यहाँ पर जल को मान लिया ए मान लिया। कितने ग्राम है? 18 ग्राम है। इसका मोल निकाल लो बेटा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन मोलर मास। W क्या है बेटा? कितना वेट है? 18 ग्राम वेट है। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है जल का बेटा? 18 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 1 निकल के आ जाएगा। तो मोल ए का कितना मोल आ गया? यहाँ पे देखते हैं हम, ए का मोल कितना आ गया? ए का मोल कितना आ गया? 1 निकल के आ गया। ऐसे ही हम किसका देखें बेटा? एथेनॉल का। ठीक है, तो एथेनॉल का देखें। एथेनॉल को मान लिया हमने बी। ठीक है बेटा, एथेनॉल कितना है? 40 ग्राम। तो मोल का फॉर्मूला लगाओ, W अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा? 46। और इथेनॉल का
जो हमारे पास में मोलर मास होता है वो कितना होता है 46, इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, है ना। तो मोल इथेनॉल के मोल कितना गया, इथेनॉल को क्या माना हमने B, उसका भी मोल कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने मोल निकाल लिए, अब मोल प्रवाह निकाल लो, है ना, मोल प्रवाह निकाल लो। मान लो हमने किसका मोल प्रवाह निकालना है बेटा, किसका मोल प्रवाह निकालना है, जल का मोल प्रवाह निकालना है। जल को हमने क्या माना था, A माना था, ठीक है। तो A के मोल को ऊपर, नीचे टोटल मोल्स, तो A के मोल कितने निकल के आए हमारे पास 1, नीचे टोटल मोल 1 + 1 कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो ये A का मोल प्रवाह हमारे पास में निकल आया, कितना निकल आया, A का मोल प्रवाह निकल आया कितना 0.5 निकल आया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मान लो हमने क्या करना है, ऐसे ही इथेनॉल का मोल प्रवाह निकालना है, ठीक है। इथेनॉल का मोल प्रवाह निकालो, इथेनॉल का मोल प्रवाह, इथेनॉल को क्या माना B माना, तो इथेनॉल को B माना हमने, तो ऐसे ही ऊपर B के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स निकाल लेंगे। ऊपर B के मोल्स होंगे और नीचे टोटल मोल, जिसका मोल प्रवाह निकालना है उसके ऊपर उसके मोल। तो B के मोल कितने थे बेटा 1, नीचे टोटल मोल 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5। तो हमने देखा, क्या देखा बेटा कि तो B के भी जो मोल हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, जो B के मोल प्रवाह है, इथेनॉल का मोल प्रवाह है कितना निकल के आ रहा है 0.5। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, आप देखो तो एक चीज़ और बताई थी मैंने, अगर हम मोल प्रवाह A और मोल प्रवाह B को ऐड करें तो कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है। ऐसे ही मान लो अब हमने मोल प्रवाह A और मोल प्रवाह B कितने आ रहे हैं 0.5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप बच्चों, तो A का मोल प्रवाह और B का मोल प्रवाह का अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए। तो A का मोल प्रवाह भी कितना आया 0.5 प्लस B का मोल प्रवाह भी कितना है 0.5, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो बेटा हमारा ये आंसर यहाँ पर सही होता है। तो एक बार आप देखें, तो जैसे यहाँ पर हमने ये कह रहा है कि 18 ग्राम जल एवं 46 ग्राम इथेनॉल का मोल प्रवाह ज्ञात करो। तो जल 18 ग्राम है तो मोल कितने निकल के आए, मोल का फॉर्मूला लगाया W/मोलर मास। तो 18/18, 18 ग्राम जल था तो वो वेट की जगह 18 लिख दिया, और मोलर मास कितना होता है जल का 18। तो हमारे पास में कितना आ गया ये निकल के 1 आ गया। तो A के मोल आ गए 1, ऐसे ही B के मोल भी कितने आ गए 1। अब जिसका मोल प्रवाह निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल मोल रखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोल प्रवाह निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन और है एक क्वेश्चन और है बेटा कि एक क्वेश्चन और है कि 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम जल का मोल प्रवाह ज्ञात करो। 90 ग्राम जल का मोल प्रवाह ज्ञात करो, मोल प्रवाह ज्ञात करो। तो इसी तरीके से हम इसका भी मोल प्रवाह निकाल लेंगे। तो हमने मान लो फिर से जल को क्या मान लिया A मान लिया, मान लीजिए हमने जल को क्या मान लिया A मान लिया, कितना है 90 ग्राम है, ठीक है 90 ग्राम है। तो अभी भी वेट दे रखा है, मोल नहीं दे रखे, वेट दे रखा है तो मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है W/मोलर मास। तो आपको किसका मोल निकालना है A का मोल निकालना है। A मतलब क्या जल, तो यहाँ पर 90, वेट कितना है 90 है ना, मोलर मास कितना होता है जल का 18 होता है बेटा। तो 18 पंजे 90, 5 बार चला जाएगा ना, 5 बार चला जाएगा। तो A के मोल आपके पास में आ गए कितने
ए के मोल आ गए 5, ठीक है। ए के मोल कितने आ गए? 5 निकल के आ गए। ऐसे ही आपको NaCl का मोल प्रभाव निकालना है, तो NaCl को मान लीजिए आप B, तो निकाल लो। B का वेट कितना है बेटा? मोल का फॉर्मूला तो W मोलर मास ही होता है, दोनों का एक ही होगा। वेट कितना है B का? 10 है ना, ऊपर क्वेश्चन में 10 दे रखा है वेट। और NaCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? NaCl का जो मोलर मास होता है वो 58.5 होता है। तो ये कितना निकल के आएगा यहाँ से? ये निकल के आ जाएगा बेटा कितना? 0.17, ठीक है, 0.17। तो B का जो मोल प्रवाह, वो B के मोल कितने आए? 0.17 निकल के आए। अब सबके मोल आपने निकाल लिए, अब उसके बाद मोल प्रवाह निकाल लो। मान लो A का मोल प्रवाह आपको निकालना है, A का मोल प्रवाह निकालना है, तो ऊपर A के मोल, नीचे टोटल मोल जितने भी हैं। तो A के मोल कितने हैं बेटा? A के मोल कितने निकल के आए थे? 1 निकल के आए थे। ऊपर आप जाके देखेंगे तो नीचे टोटल मोल कितने? यहाँ पे 1, A का मोल था 1 और यहाँ पे 0.17। तो कितना आ जाएगा ये निकल के मोल प्रवाह जिसका? इसका मोल प्रवाह निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मोल प्रवाह जिसका निकल के आ जाएगा 0.033, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा? जल का मोल प्रवाह निकल के आ जाएगा बेटा कितना? 0.967, ठीक है। ऐसे ही आपको B का मोल प्रवाह निकालना है। किसका मोल प्रवाह निकालना है बेटा? B का मोल प्रवाह निकालना है। तो B के मोल को ऊपर, नीचे टोटल मोल। तो B के मोल कितने हैं? B के मोल कितने हैं बताओ? 0.17, नीचे 1 + 0.17, कितना आ जाएगा निकल के बेटा? 0.033। NaCl का मोल प्रवाह कितना आ जाएगा? 0.033। तो ऐसे हमने A के मोल प्रवाह निकाल लिए और ऐसे ही हमने B के मोल प्रवाह बेटा निकाल लिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम अभ्यास के देंगे नोट्स में, तो जब तक के लिए बेटा आप इतना पढ़ें, ठीक है। आप इनको करके देखें मोल प्रवाह कैसे कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास में बेटा क्वेश्चन थे कुछ इस तरीके के, आप इनको एक बार खुद से ही बेटा प्रैक्टिस करें इनकी, दोनों क्वेश्चंस की। इस तरीके से हम मोल प्रवाह निकालते हैं। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं मोल प्रवाह की। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप मोल प्रवाह को समझें और इनको देखें बेटा कैसे कैसे मोल प्रवाह निकाला। तो बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप इसको सही से कर पाएँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।